सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ही है। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह साजिश के तहत किया गया है। इस हत्या में शामिल 5 लोगों की पहचान कर ली गई है। इस मामले में बुधवार को पुणे से एक आरोपी सिद्धेश कामले उर्फ महाकाल को गिरफ्तार किया गया है। ये मेन शूटर का एसोसिएट है और लॉरेंस के कहने पर पंजाब में पहले भी कई वारदात कर चुका है। सचिन बिश्नोई हत्या में शामिल नहीं था, लेकिन उसने कोऑर्डिनेट जरूर किया था। उस केस से इन्वॉल्व हो सकते हैं। इस केस का बेसिकली जो आप इस टाइम पे जानना चाहते हैं ये नहीं बता सकते। हम ये बता सकते हैं कि ही इज द मास्टरमाइंड बिहाइंड द किलिंग। कैसे किया वो वी विल नॉट बी एबल टू शेयर। और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का आरोपी सौरभ उर्फ महाकाल गिरफ्तार हो गया है। यह गिरफ्तारी पुणे ग्रामीण पुलिस क्राइम ब्रांच ने की है। पंजाब पुलिस की ओर से जारी 8 आरोपियों की लिस्ट में सौरभ महाकाल भी है। और सिद्धू मूसेवाला की याद में शुक्रवार को अंतिम अरदास रखी गई। अंतिम अरदास में बड़ी संख्या में सिद्धू मूसेवाला के प्रशंसक पहुंचे और नम आंखों के साथ उन्हें विदा किया। मूसेवाला के परिवार की अपील पर ज्यादातर लोग पगड़ी पहनकर ही अंतिम अरदास में शामिल हुए। इस दौरान अपने बेटे को बचपन से लेकर जवानी तक की बातों को याद करते हुए उनके माता पिता भावुक हो गए। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने कहा कि सारी जिंदगी उसके साथ रहा, लेकिन उस दिन पीछे रह गया। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा गलत होता तो वो अकेला गाड़ी लेकर क्यों निकलता, बॉडीगार्ड रखता, हमें कभी भी खतरा महसूस नहीं हुआ। 29 तरीक पता नहीं किहो जी आई कि मां पिंड विच मर्ग हुई सी, किसी दे बैठन चली गई, पर मैं घर भी गई सी। मैं कहा भी मैं पुत्र तेरे नाल चलदा, परंतु कहना तुहाडे कपड़े ठीक नहीं, मैं खेतों आया सी। मैं हमेशा परते की तरह परछावां बन के बच्चे दे नाल रहा सारी जिंदगी, ते आखिर समय दे उत्ते वीरों मैं भी खुंज गया ते अज मेरे हाथ वो समा नहीं लग रहा। जे मेरा बच्चा कदे किसे किते गलत भी हुंदा तां ओह कल्ला गड्डी लेके कदे नहीं आउंदा सी। ओह नाल 5-7 गनमैन भी रखदा, चाहे प्राइवेट मुंडे प्राइवेट क्यों ना रखदे सी, क्योंकि सानू कदे खतरा महसूस होया ही नहीं सी। लखनऊ से एक दिल झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। लखनऊ में 16 साल के एक लड़के ने अपनी मां को सिर्फ इसलिए गोली मार दी क्योंकि उन्होंने उसे पबजी गेम खेलने से रोकने की कोशिश की थी। लखनऊ पुलिस के मुताबिक ये रविवार सुबह की बात है। मां से बहस के बाद लड़के ने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया और अपनी मां की हत्या कर दी। लखनऊ की इस महिला को उनके 16 साल के बेटे ने गोली मार दी, बस इसलिए कि उन्होंने बेटे को मोबाइल फोन पर एक गेम खेलने से मना किया था जिसकी उसे लत लग चुकी थी। लखनऊ पुलिस के मुताबिक ये शनिवार रात की घटना है। लखनऊ के बाहरी इलाके में ये इस घर का मामला है। रिवॉल्वर लड़के के पिता का था जो किसी और राज्य में पोस्टेड है। हैरानी की बात यह है कि लड़के ने 2 दिन तक हत्या की बात छुपाए रखी। पहले उसने अपनी मां के शव को घर में छुपाए रखा और 9 साल की बहन के साथ भीतर ही रहा। उसे धमकी दी कि वो शोर न मचाए या किसी को फोन न करे। पुलिस के मुताबिक बदबू दूर करने के लिए लड़का रूम फ्रेशनर इस्तेमाल कर रहा था। जब बदबू असहनीय हो गई तो बेटे ने पिता को फोन किया और कहानी गढ़ी के घर में काम करने आए एक इलेक्ट्रीशियन ने मां को गोली मारी है। जो प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है, हमारी जो पूछताछ, उससे पता चला है कि ये लड़का जो है ये पबजी गेम का ये एडिक्ट था और इसकी मां इसको गेम खेलने से रोकती थी, जिससे छुप दो करके इसने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस की पूछताछ में लड़के ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ये इंसिडेंट बहुत शॉकिंग है और खासकर इस चीज़ पे फिर से फोकस लाया है कि किस तरह से ये जो अनरेगुलेटेड गेमिंग का एडिक्शन है, खासकर टीनेजर्स में, बच्चों में, इससे किस तरह की हानि हो सकती है। तो शायद पेरेंट्स के लेवल पे भी काफ़ी रेगुलेशन की ज़रूरत है और सरकार के लेवल पे भी अगर कोई और कठोर कदम उठाए जाएं जिससे इस तरह के इंसिडेंट्स प्रिवेंट किए जा सके। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। और मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक और खबर बिहार के समस्तीपुर से आई है, जहां समस्तीपुर सदर अस्पताल में एक पिता को उसके बेटे का शव ले जाने के लिए रिश्वत देने के लिए कहा गया। गरीब माँ बाप भीख मांगकर पैसा इकट्ठा करते रहे, जबकि अस्पताल के सिविल सर्जन अब भी जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रहे हैं। बहरहाल सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है, जो कहीं न कहीं बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं की पोल जरूर खोलता है।
समस्तीपुर के आहार कस्बे में रहने वाले महेश ठाकुर एक बदनसीब पिता हैं। 25 साल के बेटे संजीव ठाकुर की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। वो 25 मई से लापता था। 7 जून को पता चला बेटे का शव समस्तीपुर के सदर अस्पताल में पड़ा है। पिता ने बेटे के शव को पहचाना, लेकिन कर्मचारी ने शव देने से इनकार कर दिया। महेश ठाकुर के मुताबिक 50,000 की रिश्वत मांगी। गरीब आदमी है, ठेला पर कुछ बेचते हैं, शरबत उरबत, तो परिवार चलाते हैं। हमारे पास पैसा नहीं था जो उनको हम पूरा देते हैं। हम 2,000 रुपया दे रहे थे तो कहे चले जाओ, नहीं होगा। तो हम वहाँ से लाश छोड़ करके चले आए अपना घर। और उस दिन से फिर हम क्या बोले, वहाँ गए तो नहीं दिया लाश, कहा 50,000 रुपया लाइए तब देंगे। तो हम गरीब आदमी, हमको इतना पैसा नहीं हुआ, हम नहीं ले पाए लाश। अब हम गरीब आदमी चंदा चुदी करेंगे तब ना हम लाश लाएंगे। हम उतना साधन नहीं, हम कहाँ से देंगे। चंदा चुदी दे दिए। महेश ठाकुर अब घर घर घूमकर पैसा जुटा रहे हैं। लोग मदद भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसके पहले भी ये शख्स शवों के लिए पैसे मांगता रहा है, जिसका एक वीडियो भी है, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब भी सिविल सर्जन कार्रवाई की ही बात कर रहे हैं। ऐसे मामले में कार्रवाई तो करनी ही चाहिए। मुझे जानकारी नहीं थी, आप लोग के माध्यम से जानकारी हमको मिली है और हम उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। ये तो मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। इससे पहले भी उसके पहले भी इस तरह की घटना हुई थी, जिसके लिए काफ़ी वीडियो वायरल भी हुआ था और हम लोगों ने कार्रवाई भी उस पर की है। और कार्रवाई करके फाइल हम लोगों ने समानाने लेवल पे बढ़ा दिया है एडीएम डीएम साहब के यहाँ। वहाँ पे कार्रवाई जैसा होगा, वहाँ से जैसा निर्देश आएगा हम लोग उसका तुरंत अनुपालन करेंगे। इस पर कार्रवाई होनी तय है, इसमें कहीं कोई दो मत की बात नहीं है। कार्रवाई होनी ही चाहिए और होगी, मैं ये आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन कायदे से इस मामले में उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी आंख के नीचे शवों के नाम पर रिश्वतखोरी का ये कारोबार चलता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात राज्यसभा चुनाव की। 10 जून को कर्नाटक में भी राज्यसभा चुनाव के लिए वोट पड़ेंगे। यहां बीजेपी और कांग्रेस ने एक उम्मीदवार ज्यादा उतारा है। ऐसे में क्रॉस वोटिंग का अंदेशा बढ़ गया है। जेडीएस पहले भी राज्यसभा चुनाव में सेंधमारी के शिकार हो चुकी है और इसलिए वो परेशान है। कर्नाटक से बीजेपी और कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेताओं को राज्यसभा चुनावों में तरजीह दी है। बीजेपी की पहली उम्मीदवार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है और कांग्रेस के जयराम रमेश। लेकिन दोनों ही पार्टियों के पास जितने वोट हैं उनसे एक एक उम्मीदवार ज्यादा उतारा गया है। मामला यहीं अटक गया। जीत के लिए 45 वोट चाहिए। बीजेपी के पास 122 वोट है, यानी 2 उम्मीदवारों की जीत के लिए 90 वोट, बचते हैं 32 वोट। यानी तीसरे उम्मीदवार लहर सिंह को 13 वोट कम पड़ रहे हैं जीत के लिए। निर्मला सीतारमण कर्नाटक से लड़ेंगी। ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हम उनको बधाई देते हैं। हमारे 3 उम्मीदवार हैं लहर सिंह के साथ और हम उन तीनों की जीत सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। और कांग्रेस के पास 70 वोट है। इसके पहले नंबर के उम्मीदवार जयराम रमेश की जीत पक्की मानी जा रही है, लेकिन मामला दूसरे उम्मीदवार मंसूर अली खान की वजह से उलझ गया है, जिनके लिए 20 वोट्स कम पड़ रहे हैं। My request is secular forces should get together. सांप्रदायिक तत्वों को हराने के लिए जेडीए से हमारी गुजारिश है कि वह मेरा समर्थन करें ताकि सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखा जा सके। So that we can defeat the communal forces. ऐसे में उलझन देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस की बढ़ गई है, जिसके पास 32 वोट्स हैं, यानी अपने बूते पर पार्टी उम्मीदवार कुपेंद्र रेड्डी नहीं जीत सकते। कांग्रेस और बीजेपी के एक एक उम्मीदवार के ज्यादा आने से सेंधमारी का खतरा यहीं ज्यादा है। कांग्रेस ने जयराम रमेश को अपने पहले उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा। अगर वो मुसलमानों की हिमायत करना चाहते हैं, असलियत की बात करते हैं, तो उन्हें मंसूर खान को प्राथमिकता देनी चाहिए और जयराम रमेश को दूसरी। ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया? पिछली बार राज्यसभा चुनाव के दौरान जेडीएस के विधायकों ने जमकर क्रॉस वोटिंग किया था। इसका खामियाजा जेडीएस को भुगतना पड़ा
उसका अधिकृत उम्मीदवार हार गया, फायदा कांग्रेस को हुआ था। बाद में जेडीएस ने 8 विधायकों को पार्टी से निकाल दिया था। इस बार भी जेडीएस को सेंधमारी का डर सता रहा है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। उधर मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही सामूहिक विवाह निकाह की शहनाई बजनी बंद हो गई है। जिनकी शादी हो गई है उनको आर्थिक मदद नहीं मिली है। एक जून को खरगोन जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना में 892 जोड़ों का ब्याह होना था, लेकिन चुनावी बिगुल बजा, शहनाई थम गई। 3 तारीख को फिर संशोधित आदेश आया कि शादी हो सकती है, लेकिन नेता मंत्री नहीं आ सकते, यानी सरकारी आयोजन नहीं होगा। राजपुरा के द्वारका गागले की 2 बेटियों की शादी निरस्त हुई। अब वो कर्ज लेकर शादी की तैयारी करने में जुटे हैं। मगरिया की राधिका पवार की भी लगभग यही कहानी है। 30 तारीख को हल्दी लगने वाली थी और 1 तारीख को सम्मेलन था, पर हमें फोन आया कि शादी मतलब व्यस्त हो गई। तो फिर पापा और इन्होंने व्यवस्था करी, कर्जा करके दहेज लाए और फिर अब हमें अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी, दुल्हन बने या ना भी बने ऐसा लग रहा है। कुछ नहीं इंतजाम कर पाएंगे, कुछ नहीं। मेरे पिताजी गरीब है और वो इंतजाम नहीं कर पाएंगे। जिन जोड़ों की पहले शादी हो चुकी है वो इस बात से परेशान है कि उन्हें योजना के 55,000 रुपए कब मिलेंगे। हमको मुख्यमंत्री योजना का लाभ चाहिए। हमारे माँ बाप ने जो भी पैसे खर्च किए हैं वो हमें वापस मतलब चाहिए। हमें योजना का लाभ नहीं मिल रहा और हमको लाभ चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम यह चाहते हैं कि हमारे माता पिता ने यह हमारा विवाह किया है, जो कर्जा लिया है, कन्यादान योजना से जो हमें लाभ मिलेगा उससे हमारे माता पिता कर्जा दे सके, इसलिए हमें लाभ चाहिए। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में प्रति कन्या 55,000 रुपए स्वीकृत होते हैं। 11,000 रुपए अकाउंट पे ही चेक, 38,000 रुपए की सामग्री आयोजन करता निकाय उपहार सामग्री के तौर पर देते हैं। 6,000 रुपए आयोजन करने वाले निकाय को मिलते हैं। बहरहाल आचार संहिता में फिलहाल इस रकम पर ताले डले हैं। विभाग को भी नहीं पता लाभार्थियों को मदद कैसे मिलेगी। विवाह पे किसी प्रकार का कोई रोक नहीं लगाया है। विवाह तो सामान्य वो व्यक्ति करें, केवल चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत शासकीय आयोजनों पर रोक लगाया गया है। वैसे जो 38,000 का उपहार है उसमें एलपीजी गैस कनेक्शन, 32 इंच का कलर टीवी, रेडियो, स्टील अलमारी, 6 फाइबर कुर्सी का सेट, निवाड़ वाला पलंग, रजाई, गद्दे, चांदी का मंगलसूत्र, पायल, बिछिया, सिलाई मशीन, टेबल फैन, दीवार घड़ी, स्टील के 51 बर्तन का सेट, प्रेशर कुकर और वधू के लिए 4 साड़ियाँ दी जाती हैं। कई लोगों का ये भी सवाल है कि सरकारी दहेज को क्या माना जाए, और शायद यही लालच है जिसकी वजह से सागर में एनएसयूआई के आईटी सेल के समन्वयक नैतिक चौधरी अनैतिक काम कर बैठे। 15 दिन पहले शादी की थी। पुलिस का कहना है कि पैसों के लिए दोबारा सामूहिक विवाह के मंडप में बैठ गए, जहां से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वैसे तो दहेज प्रतिबंध कानून 1961 की धारा 6(1) के तहत दहेज सामग्री की सूची परिभाषित है, लेकिन ये लागू तभी होती है जब इसके निमित्त कोई मांग की गई हो। ऐसे में सरकार जो उपहार दे रही है वो इसके दायरे में तो नहीं आती, लेकिन फिर भी राज्य के मुखिया जो खुद को बच्चों का मामा कहते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि कहीं इससे दहेज प्रथा को परोक्ष रूप से बढ़ावा तो नहीं मिल रहा, और कहीं इससे समाज में जो पितृसत्तात्मक सोच है वो बलवती तो नहीं होती जा रही। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान और खरगोन से आसिफ के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।